हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। आइए आज का क्वेश्चन क्रैक कर लेते हैं। व्हेन अ ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हीलियम टेक्स प्लेस फ्रॉम N2 to N1, then wave number in terms of Rydberg constant R will be। कुछ डाटा गिवन है, नोट कीजिएगा। N1 plus N2 is equal to 4, N2 minus N1 is equal to 2। स्टूडेंट्स, ऐसा सवाल तब बनता है जब एग्जामिनर की शदीद लड़ाई हुई हो अपनी बीवी से, जब एग्जामिनर शदीद गुस्से में हो, जब एग्जामिनर को उसकी बीवी ने खाना देने से इनकार कर दिया हो, तब ऐसे सवाल बनते हैं। जो तशद्दुद, जो टॉर्चर उस बेचारे एग्जामिनर पे उसकी बीवी ने किया, उसका पूरा पूरा बदला वो आपसे लेना चाहता है ऐसे सवाल बना के। लेकिन उसे नहीं पता कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो बड़े जज्बे वाले हैं, जोश वाले हैं, ऐसे सवालों से डरते नहीं बल्कि उन्हें क्रैक करने के लिए अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। सबसे पहले चेक करें कि इस क्वेश्चन में क्या क्या बातें बताई गई हैं। चेक कीजिएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन का जिक्र है कि इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, कहाँ से कहाँ, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में, N2 से N1 में। याद रखिएगा, यहाँ पर N2 का मतलब सेकंड शेल नहीं है, गौर से सुनिए। N2 का मतलब यहाँ पे सेकंड शेल नहीं है। अगर N इज इक्वल टू 2 लिखा होता तब मैं कहता कि सेकंड शेल की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर जस्ट N2 लिखा है जिसका मतलब है एक्साइटेड स्टेट, और N1 का मतलब फर्स्ट शेल नहीं है। अगर n इज इक्वल टू 1, इक्वल का साइन होता बीच में, फिर बाद में 1 लिखा होता तो मैं कहता कि ये पहले शेल की बात हो रही है। यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है तो N1 का मतलब है ग्राउंड स्टेट, या फिर ऐसे कह लें कि इनिशियल स्टेट। इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है किसी हायर ऑर्बिट से, वो हायर ऑर्बिट कौन सा है नहीं बताया गया। जंप कर रहा है किसी लोअर ऑर्बिट में, वो लोअर ऑर्बिट कौन सा है नहीं बताया गया। आपने हायर और लोअर ऑर्बिट को खुद कैलकुलेट करना है इस डाटा की मदद से। देखें, डाटा बड़ा उलझा हुआ है। N1 प्लस N2 इज इक्वल टू 4, N2 माइनस N1 इज इक्वल टू 2। आपने यहां से कैलकुलेशन करनी होगी एक्साइटेड स्टेट कौन सी है और ग्राउंड स्टेट कौन सी है, उसको मालूम करने के लिए। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि बोहर के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन जब भी जंपिंग करता है हायर स्टेट से लोअर स्टेट में, तो एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ अ फोटॉन। उस फोटॉन की एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है, उस फोटॉन की एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है, उस फोटॉन की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, उस फोटॉन का एक पर्टिकुलर वेव नंबर होता है जो हमसे इस क्वेश्चन में मांगा गया है। गौर कीजिएगा, जो बातें मैंने यहाँ पे बताई हैं उसे आप डायग्राम से चेक कर लें। कि बहुत सारे शेल्स दिखाए गए हैं, बीच में सबसे सेंटर में न्यूक्लियस, उसके बाद पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा, इसके बाद भी और शेल्स होंगे। अब किसी भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन की जंपिंग हो रही है किसी लोअर ऑर्बिट में, तो जब ये जंपिंग होती है तो हमें पता है कि एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। ये जो फोटॉन है इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ इसके फीचर्स होते हैं। उन फीचर्स में एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेव नंबर नुमाया फीचर्स हैं जिनको आप कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। जो पास्टुलेट बोहर ने प्रेजेंट किए थे उसकी मदद से आप मुख्तलिफ कैलकुलेशंस कर सकते हैं जो कि इस फोटॉन से रिलेटेड हैं। उन्हीं में से एक पैरामीटर है वेव नंबर, जिसके बारे में इस क्वेश्चन में जिक्र है। आपने कैलकुलेट करना है एक ऐसे फोटॉन के वेव नंबर को जो कि रिलीज हो रहा है इलेक्ट्रॉन की जंपिंग की वजह से। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा वेव नंबर की टर्म के ऊपर कि वेव नंबर किसे कहते हैं। जब तक आप वेव नंबर को समझेंगे नहीं, इसके फार्मूले तक आप नहीं पहुँचेंगे, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो वेव नंबर को समझने के लिए चेक कीजिएगा, मैंने यहाँ पर 3 टर्मिनोलॉजीज को मेंशन किया है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर। वेवलेंथ को रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा से, और वेवलेंथ है डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, बात हो रही है फोटॉन की,
और फोटोन हमेशा ट्रेवल करता है इन द फॉर्म ऑफ वेव। और जब आप वेव फीचर को स्टडी करते हैं तो फिर आपके सामने क्रेस्ट और ट्रफ की टर्मिनोलॉजी ज़रूर आएंगी। क्रेस्ट क्या होता है, मैं यहाँ पे एक ग्रीन लाइन लगा रहा हूँ जिसे मैं कहूँगा मीन लेवल। अब मैं क्रेस्ट की डेफिनेशन कर रहा हूँ, पोर्शन ऑफ वेव अबव द मीन लेवल। इस ग्रीन लाइन के ऊपर, मीन लेवल जिसे कहा वो ग्रीन लाइन है, इस ग्रीन लाइन के ऊपर जो वेव का पोर्शन है उसे कहते हैं क्रेस्ट। मैं यहाँ पे इसको ब्लैक कलर से इंडिकेट कर रहा हूँ, दिस इज पोर्शन ऑफ वेव अबव द मीन लेवल। ये पहला क्रेस्ट और ये दूसरा क्रेस्ट। अगर मेरे पास दो लगातार मौजूद क्रेस्ट हैं, मैं इनके हाईएस्ट पॉइंट को चूज करूं और उसके दरमियान का डिस्टेंस बता दूं तो इसे कहेंगे वेवलेंथ या लैम्डा। दूसरी बात है ट्रफ। ट्रफ किसे कहा जाता है, पोर्शन ऑफ वेव बिलो द मीन लेवल। इस ग्रीन लाइन के नीचे का जो एरिया है उसे ट्रफ कहते हैं। ये एक ट्रफ है और ये दूसरा ट्रफ। इन दोनों ट्रफ के पीक पॉइंट को, हाईएस्ट पॉइंट को अगर मैं चूज करूं और उसके डिस्टेंस को मैं मेजर कर लूं तो ये कहलाएगा वेवलेंथ या लैम्डा। आपकी मर्जी है, आपने सिर्फ एक वेवलेंथ का जिक्र करना है, चाहे वो आप क्रेस्ट वाली का कर लें चाहे वो ट्रफ वाली का कर लें, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। बोथ ऑफ दीज डिस्टेंसेस आर इक्वल। आपने सिर्फ और सिर्फ एक को देखना है, या क्रेस्ट वाला डिस्टेंस देख लें या फिर आप ट्रफ वाला डिस्टेंस देख लें, आपको वेवलेंथ मिल जाएगी। अब अगर हम फोटोन की बात कर रहे हैं और उसकी वेवलेंथ को हमें कैलकुलेट करना हो तो फिर फार्मूला है 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वेयर 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर। ये याद रखिएगा, ये फार्मूला किसके लिए यूज़ करना है आपने, वो फोटोन जो रिलीज हुआ है इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन की वजह से, उस फोटोन की अगर आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करने का कहा जाए तो फिर आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे। याद रखिएगा यहाँ 1/λ है, हमें चाहिए लैम्डा। तो जब हम स्टेप्स करते जाते हैं कैलकुलेशन के तो लास्ट में हम ज़रूर इस लैम्डा को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देंगे कि ये 1/λ ना रहे, हमें इसका आंसर लैम्डा की शक्ल में मिल जाए। अब मेरे पास वो न्यूमेरिकल है नहीं तो मैं यहाँ पे उसको सॉल्व नहीं कर सकता, बस सिंपली मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ 1/λ। कीप इन माइंड लास्ट स्टेप में इसमें हमने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करनी है ताकि ये 1/λ से बन जाए लैम्डा। इस फार्मूले में R है रेडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 1.097 × 10⁻⁷ पर मीटर। ये वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में दी नहीं जाती, आपको याद होनी चाहिए। Z है एटॉमिक नंबर, N1 है ग्राउंड स्टेट जिसमें इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, और N2 है एक्साइटेड स्टेट जिससे इलेक्ट्रॉन जंपिंग का आगाज कर रहा है। यूनिट्स होते हैं वेवलेंथ के मीटर। आए फ्रीक्वेंसी की तरफ। फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं F से या फिर म्यू से। क्या है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव्स पास्ड पर यूनिट टाइम। आपने जब भी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो कैलकुलेट करनी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमेशा फ्रीक्वेंसी के फार्मूले में आपको टाइम का जिक्र मिलेगा। क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ वेव्स। किसके हिसाब से, टाइम के रेफरेंस से। मिसाल के तौर पे इस डायग्राम में टाइम मेंशन किया गया है 1 सेकंड, टोटल दौरानिया वक्त का 1 सेकंड। इस 1 सेकंड में कितनी वेव्स पास हो रही हैं आपने चेक करना है। काउंट करें डायग्राम से। ये है पहली वेव, एक वेव में एक क्रेस्ट है एक ट्रफ, इसे मैं कहूँगा 1 वेव। फिर दूसरी वेव, ये दूसरा क्रेस्ट दूसरा ट्रफ, ये है दूसरी वेव, यानी 2 वेव्स पास हो रही हैं 1 सेकंड में। तो फ्रीक्वेंसी क्या हुई, इसी फार्मूले को मैं यूज कर रहा हूं, F इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स 2, और कितने वक्त में ये पास हुई, 1 सेकंड में। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी होगी 2 हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स होते हैं हर्ट्स या वेव्स पर सेकंड। अगर मैं कहूं कि इसी डायग्राम को हम चेंज करते हैं, 2 नहीं, फॉर एग्जाम्पल 1, 2,
3 वेव्स पास हो रही हैं उसी 1 सेकंड में। अब फ्रीक्वेंसी क्या है? अब फ्रीक्वेंसी है 3 हर्ट्स, क्योंकि आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ 3 वेव्स का जिक्र है, वेव नंबर 1, वेव नंबर 2, वेव नंबर 3। 3 वेव्स पास हो रही हैं 1 सेकंड में, फ्रीक्वेंसी होगी 3 हर्ट्स। या फिर ऐसे भी किया जा सकता है, टाइम इंटरवल को अगर मैं चेंज कर दूं, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे टाइम कहता हूँ 2 सेकंड। 3 वेव्स पास हो रही हैं 2 सेकंड्स में, अब फ्रीक्वेंसी कितनी है? तो आप फार्मूला यूज करें, नंबर ऑफ वेव्स कितनी है? 3, टाइम इंटरवल कितना है? 2, डिवाइड करें, आपको आंसर मिलेगा 1.5 हर्ट्स। तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए आपको 2 पैरामीटर्स चाहिए। आपको वेव्स की तादाद पता हो, जो कि आप डायग्राम से चेक करेंगे, खुद कैलकुलेट करेंगे। क्रेस्ट और ट्रफ बनाता है एक वेव को, इस तरीके से कितनी वेव्स मौजूद हैं काउंट कर लें, और जो टाइम इंटरवल आपको डायग्राम में दिया गया है उसको चेक करें। बड़े आराम से आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमसे पूछा जाए कि फोटोन की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है जो कि रिलीज हुआ है इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन की वजह से, तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? तो याद रखिएगा F = c/r/z²। यहाँ पर c है वेलोसिटी ऑफ लाइट, r है रेडबर्ग कांस्टेंट, z है एटॉमिक नंबर, बाकी 1/n1² - 1/n2²। n1 है ग्राउंड स्टेट और n2 है एक्साइड स्टेट। ये सारी बातें हम आगे कहीं ना किसी न्यूमेरिकल में चेक कर रहे होंगे। यूनिट्स होते हैं फ्रीक्वेंसी के हर्ट्स, या फिर साइकिल्स पर सेकंड, या फिर वेव्स पर सेकंड। आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारे क्वेश्चन में वेव नंबर का जिक्र था। वेव नंबर होता है नंबर ऑफ वेव्स पास्ड पर यूनिट डिस्टेंस। फ्रीक्वेंसी के साथ अगर पहले हम रिलेट करें वेव नंबर को, तो बड़े आराम से समझ सकते हैं फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ वेव्स पास्ड। वेव नंबर क्या है? नंबर ऑफ वेव्स पास्ड। यहां तक तो सिमिलर है डेफिनेशन। आगे थोड़ा बदलाव आ रहा है। फ्रीक्वेंसी में आपने कहा कि वेव्स को कैलकुलेट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आप टाइम के हिसाब से वेव्स को कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप स्टडी कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी को, लेकिन अगर आप डिस्टेंस के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं वेव्स की तादाद को, तो फिर इसे कहा जाएगा वेव नंबर, नंबर ऑफ वेव्स पास्ड पर यूनिट डिस्टेंस। फार्मूला इसका है नंबर ऑफ वेव्स पास्ड पर यूनिट डिस्टेंस। अब कैसे समझें इस बात को? यहां एक पर्टिकुलर डिस्टेंस दिया गया है 1 मीटर। आमतौर पे बुक्स में जो डिस्टेंस दिया जाता है वो सेंटीमीटर में दिया जाता है, छोटे यूनिट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन मैं यूज़ कर रहा हूँ SI यूनिट को। तो सपोज एक पर्टिकुलर डिस्टेंस दिया गया है 1 मीटर, और इससे सर्टेन नंबर ऑफ वेव्स पास हो रही हैं। आपने कैलकुलेट करना है वेव नंबर को इस डायग्राम की मदद से। तो चेक कीजिएगा, वेव्स की तादाद काउंट करें। यह है एक वेव, एक क्रेस्ट एक ट्रफ, यह है दूसरी वेव, एक क्रेस्ट एक ट्रफ। तो कुल मिला के 2 वेव्स कितने डिस्टेंस से गुजर रही हैं? 1 मीटर के डिस्टेंस से। तो क्या हुआ वेव नंबर? नंबर ऑफ वेव्स हैं 2 और डिस्टेंस कितना है 1, इसका मतलब 2 / 1, वेव नंबर इज 2। यहां वेव नंबर 2 है, लेकिन अगर मैं डायग्राम को बदल दूं, चेक कीजिएगा सामने, डिस्टेंस वही का वही है 1 मीटर, लेकिन मैं वेव्स की तादाद को चेंज कर रहा हूं। 1, 2, 3 और 4। तो सपोज यहां पर अब 4 वेव्स पास हो रही हैं। कितने डिस्टेंस से? 1 मीटर के डिस्टेंस से। तो वेव नंबर क्या हुआ? फार्मूला आप यूज करेंगे। अब 2 वेव्स पास नहीं हो रही, बल्कि 4 वेव्स पास हो रही हैं 1 मीटर के डिस्टेंस से। तो 4 / 1 इज 4। वेव नंबर हुआ 4। तो बहुत सिंपल है। स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर वेव नंबर क्या है, समझ में नहीं आता। वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी काफ़ी मिलते जुलते हैं। वेव नंबर में भी आप वेव्स की तादाद कैलकुलेट करते हैं, फ्रीक्वेंसी में भी आप वेव्स की तादाद ही कैलकुलेट करते हैं। बस फ़र्क इतना है कि अगर आपने ये काम टाइम के रेफरेंस से किया है तो आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर आपने यही काम डिस्टेंस के रेफरेंस से किया है तो आप वेव नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं। एक और डेफिनेशन है वेव नंबर की, इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। रेसिप्रोकल का मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि अगर वेवलेंथ ज़्यादा तो वेव नंबर कम। अगर वेव की वेवलेंथ ज़्यादा है
तो वेव्स कम पास होंगी पर्टिकुलर डिस्टेंस से। करके देख लेते हैं इसी डायग्राम में, चेक कीजिएगा। क्वेश्चन के हिसाब से, डेफिनेशन के हिसाब से इसको मॉनिटर कर रहे हैं। कंसीडर कर लें कि एक ऐसी वेव है जिसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है। वेवलेंथ क्या होता है? एक ऐसा डिस्टेंस जिसमें एक क्रेस्ट एक ट्रफ आ रहा हो, ये भी एक डेफिनेशन है। एक क्रेस्ट एक ट्रफ अगर एक साथ कंबाइन करके नोट किए जाएं, ये डिस्टेंस नोट किया जाए, तो इसे कहते हैं वेवलेंथ। तो यहाँ पर वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आप चेक कर सकते हैं सिर्फ एक ही वेव पास हो रही है इस पर्टिकुलर डिस्टेंस से। अगर हम ये फार्मूला यूज़ करें तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि वेव नंबर रिड्यूस हो गया है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक वेव पास हो रही है 1 मीटर वाले डिस्टेंस से, जिसका ये मतलब है कि आंसर होगा वेव नंबर का एग्जैक्टली 1। कहने का ये मतलब कि अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो वेव नंबर रिड्यूस हो गया है, कम वेव्स पास हो रही हैं। इसी का अपोजिट मैं कर लूँ, अगर वेवलेंथ कम है वेव की तो वेव नंबर बढ़ जाएगा। ग्रीन एरो को ग्रीन के साथ ही आपने लिंक में लाना है। अगर वेवलेंथ कम है किसी वेव की तो फिर वेव नंबर ज़्यादा होगा। चेक कीजिएगा, वेवलेंथ कम, बिल्कुल छोटी वेवलेंथ, वेवलेंथ अगर कम हो तो वेव नंबर बढ़ जाएगा, ज़्यादा वेव्स पास होंगी। कितनी वेव्स पास हो रही हैं नोट कीजिएगा। वेवलेंथ कम है, एक वेव, दूसरी वेव, तीसरी वेव, चौथी वेव, 4 वेव्स पास हुई हैं उस 1 मीटर के डिस्टेंस से, क्योंकि वेवलेंथ कम है। तो जितनी वेवलेंथ कम उतना वेव नंबर ज़्यादा, जितनी वेवलेंथ ज़्यादा उतना वेव नंबर कम। कीप इन माइंड, आसान सा कॉन्सेप्ट है लेकिन इम्पॉर्टेंट है समझना। अब आते हैं वेव नंबर के फार्मूले की तरफ। वेव नंबर के फार्मूले को निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि आपने एक रिलेशनशिप स्टडी कर लिया है, वेव नंबर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अगर आपने इसको याद रखा है तो बड़े आराम से आप फार्मूला जनरेट कर सकते हैं वेव नंबर का। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था लैम्डा का फार्मूला, वेवलेंथ का फार्मूला 1/λ इज इक्वल टू RZ², 1/n1² माइनस 1/n2²। यहाँ पर वेवलेंथ नहीं 1/λ लिखा हुआ है, तो अगर मैं इस 1/λ के बजाय यहाँ पे वेव नंबर लिख दूँ तो मुझे फार्मूला मिल रहा है वेव नंबर का। तो यही चीज़ मैंने यहाँ मेंशन की है, वेव नंबर इज इक्वल टू RZ² 1/n1² माइनस 1/n2²। यहाँ R रेडबर्ग कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 1.097 × 10⁷। Z है एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम जो कि है 2, आप याद रखेंगे। और N1 है ग्राउंड स्टेट का शेल, N2 है एक्साइटेड स्टेट का शेल। अब हमें जो न्यूमेरिकल दिया गया है उसमें एक प्रॉब्लम है, हमें शेल का नंबर नहीं दिया गया। हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो इस तरह से है, N1 + N2 इज इक्वल टू 4 एंड N2 - N1 इज इक्वल टू 2। हमें सबसे पहले वेव नंबर के फार्मूले में जो शेल्स मेंशन किए गए हैं वो ढूंढने हैं कि ये जो N2 है आखिर ये कौन सा शेल है, ये जो N1 है आखिर ये कौन सा शेल है, इसका नंबर कौन सा है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो N2 है इससे आपने ये नहीं समझना कि ये सेकंड शेल की बात हो रही है, ये किसी एक्साइटेड शेल की बात की जा रही है। और N1 का मतलब यहाँ पे कोई ऐसी ग्राउंड स्टेट है जिसमें इलेक्ट्रॉन आके जंप कर रहा है, इसको आपने 1 कंसीडर नहीं करना, ये आपको कैलकुलेट करना है इस गिवन डेटा से। N1 + N2 इज इक्वल टू 4 और N2 - N1 इज इक्वल टू 2 से। चेक करते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। वेव नंबर डिमांड है क्वेश्चन की, जो डाटा दिया गया है उसमें पहली चीज़ है N1 + N2 इज इक्वल टू 4, इसे आपने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। दूसरी चीज़ जो गिवन है वो है N2 - M1 विच इज़ इक्वल टू 2, इसे आपने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब सबसे पहले आपने N2 यानी कि जो एक्साइटेड स्टेट वाला शेल है उसको देखना है वो कौन सा है। तो इसके लिए आपको ऐड करना है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को। ये जो दो इक्वेशंस आपने यहाँ पे सेट की हैं इसको आपने ऐड करना है। चेक कीजिएगा कैसे। N1 + N2 इज इक्वल टू 4 ऐड कर रहे हैं, प्लस का साइन है। थोड़ा सा हमने सेकंड इक्वेशन को रीअरेंज किया है,
नथिंग एल्स। कोई हमने इक्वल के साइन के दूसरी तरफ हमने किसी चीज़ को भी शिफ्ट नहीं किया है, जस्ट इस n1 को पहले लिख दिया है, n2 को बाद में लिख दिया है। अगर मैं n1 को पहले लिखूंगा तो उसका माइनस साइन भी पहले लिखा जाएगा, -n1, और n2 के साथ प्लस है, लिखा नहीं गया लेकिन समझो कि +1 मौजूद है, इस n2 को बस मैंने यहाँ लिख दिया +n2, जस्ट जगह को तब्दील किया है, नथिंग एल्स। इससे मुझे थोड़ी सी आसानी हो जाएगी कैलकुलेशन में, क्योंकि n1 के नीचे n1 आ जाएगा। अब आप चेक कीजिएगा, n1 प्लस के साइन के साथ है, n1 माइनस के साइन के साथ है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। n2 प्लस का साइन के साथ है और n2 दूसरा भी प्लस के साइन के साथ है, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, हो जाएगा 2n2 और 4 + 2 हो जाएगा 6। 2n2 = 6। हमें n2 यहाँ पे नज़र आ रहा है, इस 2 को मैं अगले साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ, जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो रही थी अगले साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी, तो n2 = 6 / 2, जिसका आंसर आएगा 3। मुझे एक्साइटेड स्टेट वाले शेल का ऑर्बिट नंबर मिल गया है। ये इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल से अपनी जंपिंग स्टार्ट कर रहा था। हमने इस दो इक्वेशंस को ऐड करके निकाल लिया है एक्साइटेड स्टेट वाले शेल के नंबर को, जो कि आ रहा है 3। अब यहाँ से हमने कैलकुलेशन करनी है ग्राउंड स्टेट वाले नंबर की, कि वो शेल कौन सा है जिसमें आके इलेक्ट्रॉन गिर रहा है। सो नाउ टू कैलकुलेट n1, पुट वैल्यू ऑफ n2 इन इक्वेशन 1। आपने n1 कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे? जो आपने वैल्यू निकाली है n2 की 3, वो आपने प्लेस करनी है इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 लिख लें, n1 + n2 = 4। आपने n2 कैलकुलेट कर लिया है 3, तो n1 + 3 = 4। ये 3 कहाँ से आया? जो आपने कैलकुलेट किया था। सो n1 + n2 जो कि है 3 = 4। अगले स्टेप में आपने इस 3 को इक्वल के साइन के दूसरी तरफ शिफ्ट करना है। जब आप ये शिफ्टिंग करेंगे तो ये जो +3 है अगले साइड पे जाके हो जाएगा -3, इसलिए 4 - 3 = 1 आपने कैलकुलेट कर लिया है ग्राउंड स्टेट के शेल को, जो क्या आ रहा है n1 = 1। तो हमें 2 शेल चाहिए थे, एक है तीसरा शेल जहाँ से जंपिंग शुरू हो रही है, और कहाँ आके ये जंप कर रहा है? ये जंप कर रहा है ग्राउंड स्टेट में, जो कि है 1। तो आपको शेल्स के नंबर मिल गए हैं। अब आ जाएं वेव नंबर की कैलकुलेशन की तरफ। फार्मूला यूज़ करेंगे, वेव नंबर = rz² 1/n1² - 1/n2²। r यहाँ पे एज इट इज़ आपने रखना है। क्यों? क्योंकि आप चेक करें, जो आपके ऑप्शंस थे उसमें r को एज इट इज़ रखा गया है। रेडबर्ग कांस्टेंट को यहाँ पे सॉल्व नहीं किया गया, इसकी वैल्यू को यहाँ प्लेस नहीं किया गया। तो थोड़ी सी चालाकी ज़रूरी होती है, ऑप्शंस को ज़रूर देख लें। अगर r यहाँ पे कांस्टेंट की शक्ल में मौजूद है तो आपने अपने कैलकुलेशन में r की वैल्यू को कभी भी प्लेस नहीं करना, आपने r को एज इट इज़ रखना है। Z एटॉमिक नंबर है, आपने हीलियम की बात की हुई है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, आपने इसको मेंशन कर दिया 2² की फॉर्म में। स्क्वायर इसके फार्मूले में मौजूद है पहले से। सो 1/n1², जो ग्राउंड स्टेट था वो है पहला शेल, आपने 1 लिख दिया है, स्क्वायर भी मेंशन किया है, -1/n2², जो एक्साइटेड स्टेट थी वो था थर्ड शेल, तो 3²। सॉल्व करते जाएं, r को एज इट इज़ रखा, 2² = 4, 1/1² = 1, -1/3², 3² होता है 9। अब ये जो हालत आ गई है, इसमें लाजमी है आप LCM लें। LCM लेने का तरीका आपको आना चाहिए। 2 वैल्यूज़ हैं डिनोमिनेटर में, 1 and 9, आपने उसको मेंशन कर दिया। 9 / 3 = 3, अगेन 3 / 3 = 1, और आपने LCM निकालना है इन 2 वैल्यूज़ के ज़रिए। 3 × 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आपका LCM आ रहा है 9। तो यहाँ पर मैंने इसको मेंशन कर दिया है 4r, पहले r4 लिखा था, जस्ट रीअरेंज कर दिया। 4r = LCM आया है 9। अब यहाँ से कैलकुलेशन करें, 9 को डिवाइड करें 1 से। पहले आपने इस 9 को डिवाइड करना है 1 से। अगर 9 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 9 ही रहेगा। जो 9 रह गया है उसको आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है। सो यहाँ पर पहला आंसर आ रहा है 9 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 9। 9 को 9 से डिवाइड करो 1, उस 1 को मल्टीप्लाई करो 1 से, तो यहाँ पे आपको 1 ही मिलेगा। सॉल्व करते जाएं अगले स्टेप में। 4r = 9 - 1 = 8।
9 - 1 इज़ 8, डिवाइड बाय 9। अब आपने मल्टीप्लाई करना है किसको, इस 4 को इस 8 के साथ, 32 R/9। ये आपके पास वेव नंबर का आंसर आ रहा है। चेक कीजिएगा ऐसा कोई ऑप्शन आपके पास मौजूद है, अगर है तो आपने क्वेश्चन क्रैक कर लिया है। चेक कीजिएगा, 3R/4 नहीं हो सकता, 8R/9 नहीं हो सकता, 32R/9 यही तो आंसर हमारे पास आ रहा था। चेक कीजिएगा, 32R/9 सेम आंसर यहाँ पर मौजूद है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आपने क्वेश्चन क्रैक कर लिया है। 24R/9 नहीं हो सकता, आप इसको नोट कर लें। अगर आपको कैलकुलेशन समझ में नहीं आई तो वीडियो को रिवाइंड करके चेक कर लें, पॉज करके देख लें, कैलकुलेशंस को ज़रूर देख लें, क्योंकि कैलकुलेशंस आपको आनी चाहिए। कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आप सीखें क्वेश्चंस को सॉल्व करना।